हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। क्लास 8 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर 12 यानी कक्षा 8 का पाठ 12 पानी की कहानी पढ़ा था। पानी की कहानी को विस्तार पूर्वक हमने देखा पढ़ा। पानी की कहानी पाठ है वो काल्पनिकता, वैज्ञानिकता, मानवीकरण आदि के संयोग से बहुत ही रोचक पाठ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो देखा तो आपको पाठ पूरी तरह समझ में आया है। और आज हम करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। पाठ 12 पानी की कहानी पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास है वो अलग अलग पार्ट में है, अलग अलग भाग में है, जैसे पाठ से आगे, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, शब्दार्थ आदि। तो सर्वप्रथम हम करेंगे पाठ से। तो पाठ से में पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो हमने पाठ में देखा था, पाठ में पढ़ा था कि लेखक को ओस की बूंद है वो एक बेर की झाड़ी के पास मिली, जो कि अचानक ही उसके हाथ पर पड़कर कलाई पर आ गई थी और फिर हथेली पर आ गई थी। फिर वहां पर ही उनकी दोनों की वार्तालाप हुई। दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि ओस की बूंद जब धरती में कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी, फिर उसी समय क्या हुआ, वह बेर के पेड़ की जड़ों के संपर्क में आई तो जड़ों ने उसे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया और पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक सांसत में रही, यानी 3 दिन तक वह समय उसे लगा। इसलिए वह क्रोध और घृणा से कांप उठी, उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज और पुरखा इसलिए कहा क्योंकि एक जल कण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की गैसें हैं वो अरबों वर्ष पहले सूर्यमंडल में क्या थी कि लपटों के रूप में विद्यमान थी। फिर वो बताया था कि कैसे हमारे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ था। तो इसमें पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से ही पानी बना। इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमने पाठ के शुरुआत में पानी की कहानी बूंद ने अपने जन्म और जीवन यात्रा के वर्णनों में बताया था, तो उसको हम देखते हैं। यानी पाठ में हमने जो पानी के जन्म के बारे में जो पढ़ा था उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो पानी ने कहा था, बूंद ने कहा था कि मेरा जन्म यानी पानी का जन्म है वह आज से अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसों के बीच रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुआ। दोनों गैसें अपना अलग अलग अस्तित्व समाप्त करके दोनों पानी में परिवर्तित हो गई। फिर क्या था, उसमें धरती उसमें गर्म थी, अतः यह पानी भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। फिर जब पृथ्वी पर थोड़ी ठंड बहुत बढ़ी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई, तो यह भाप क्या हुआ, बर्फ में बदलकर पृथ्वी पर चारों ओर जम गई। एक दिन क्या हुआ, सबसे नीचे की परत बर्फ से पानी में बदलने लगी। ज्यों-ज्यों वह ज्यादा बर्फ बढ़ गई तो उसके भार से क्या हुआ कि जो नीचे की परत थी वह बर्फ पानी में बदलने लगी। ऊपर की परतें उस पर फिसलती हुई आगे बढ़ने लगी। यह बर्फ समुद्र में गर्म जल की धारा से जा मिला और पिघलकर पानी बन गई और फिर समुद्र में मिला हुआ पानी उसकी गहराइयों में जा पहुंचा और उसके तल से भूमि में समाने लगा और वहां से पृथ्वी के गर्भ में भीषण ताप से पिघले पदार्थों से जा मिला और उस ताप से, प्रचंड ताप से कुछ पानी क्या हुआ, पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया और यह भाप बदलकर बादल बनकर फिर बरस पड़ी और नदियों का रूप लेकर प्रभावित होने लगी और नदियों से वो समतल भूमि पर बहने लगी। फिर वहां से यह जल फिर वो काम में आने लगा तो कुछ बह जाने से फिर धरती में समाने लगा। धरती के भीतर ही भीतर आगे बढ़कर यह वृक्ष की जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाने लगा और इनकी पत्तियों में ओस के रूप में बाहर निकलकर फिर से आकाश में पहुंचने लगा और यह पानी की चक्र में कहानी है।
पानी ने यही कहा। इस तरह से पानी ने अपनी जीवन यात्रा बताई। फिर 5वां प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आपत्ति सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो हमने पाठ पढ़ा था और पाठ में यही है कि कहानी के आरंभ से अंत तक पहुंचने पर ज्ञात होता है कि ओस की बूंद लेखक को आपत्ति सुनाते हुए सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही उसमें वाष्प बनने की ताकत आ जाएगी और वाष्प बनकर वह पुनः बादल में मिल जाएगी और अपने परिवार में चली जाएगी। तो वह सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर अगला भाग है पाठ से आगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, जल चक्कर के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। इस पाठ से हमें यह जानकारी मिलती है कि धरती पर, ये पृथ्वी पर है, वो 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है और यह पानी पोखर, नदियों, तालाब, झीलों, समुद्रों के रूप में पृथ्वी पर स्थित है। और जब सूर्य की किरणें इसे तपाती है, जब सूर्य की प्रचंड किरणें इन पानी पर पड़ती हैं, इसे तपाती है, तो यह पानी क्या होता है, भाप बनकर आकाश में चला जाता है और आकाश में बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बादल धीरे धीरे बनते हुए बड़े बादल का रूप ले लेते हैं। तो यही बादल या भाप ठंडा होने पर वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर बरस जाता है, वापस इन्हीं नदियों, तालाबों, झीलों आदि में वापस आ जाता है और निरंतर यही क्रम चलता रहता है। इसे ही जल चक्र कहा जाता है। और कहानी में लेखक द्वारा विस्तार से बताई गई कुछ प्रमुख बातें जो हमने पाठ में पढ़ी है वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों का सागर की गर्म धारा में पिघलना, फिर है सागर की गहराई में बूंद का जाना और फिर गहराई में नीचे, पृथ्वी में नीचे चला जाना, फिर वाष्प के रूप में बूंद का ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर आना और जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचना और फिर वहां पर वाष्प बनना आदि के रूप में पानी का विस्तार से वर्णन किया गया है और पानी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम अपने आसपास में, विद्यालय में, घर में किसी भी वस्तु का चुनाव करके उसकी कहानी लिख सकते हैं। जैसे हम एक कपड़े की कहानी कहते हैं, जैसे कपड़ा अपनी मुख ज़बानी बात बता रहा है कि कपड़ा, वस्त्र, परिधान और मेरे इतने ही नाम बता रहे हैं मानव जीवन में मेरा महत्व कितना अधिक है। तो इसमें जैसे कपड़ा अपनी कहानी कहते हुए अपनी आत्मकथा बताता है, जैसे कि आदिकाल से ही मानव ने मुझे अपनाया है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर ऋतु, हर मौसम में उसे मेरी आवश्यकता होती है और मैं लज्जा का आवरण हूँ, पुरुषों की शान हूँ और मैं उनके आत्मसम्मान का परिचायक हूँ। मेरे रूप आरंभ से ही बदलते रहे हैं। कभी शुरुआत में मैं पशुओं की खाल था तो कभी पेड़ों की छाल से बना था, लेकिन आज तो मनुष्य ने बहुत ही विकास कर लिया है, मेरी कायाकल्प ही कर डाला है, मुझमें इतने परिवर्तन आ गए हैं। मैं अब नाना प्रकार के कृत्रिम रेशों से बनाया जा रहा हूँ। अलग अलग प्रकार है जिसमें प्राकृतिक रेशे भी हैं और कृत्रिम रेशे भी हैं। अब तो न केवल पहनने के बल्कि मानव की अनेक आवश्यकताओं का पूरक बन चुका हूँ। लेकिन मेरा पारंपरिक सामान्य रूप तो कपास या रुई के तागों से बना है। सबसे पहले क्या होता है, रुई को या कपास को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी धुनाई होती है। धुने जाने के बाद मुझे काता जाता है, यानी सूत या तागा बनाया जाता है और फिर करघे पर ताने बाने से सजाया जाता है और फिर आरंभ होती है बुनाई। अब मेरी साज सज्जा बुनाई के असंख्य नमूने आपको मिल जाएंगे। फिर बुनाई होके कपड़ा तैयार हो जाता है और फिर मुझे नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्त्र और परिधान बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप जैसे कपड़े की कहानी हुई है उस प्रकार आप कोई अलग वस्तु भी ले सकते हैं और उसकी कहानी बना सकते हैं। जैसे हमने हमारे विद्यालय में, हमारे आसपास में, घर में अनेक प्रकार से कोई भी कहानी, जैसे हम रसोई में जाते हैं तो रसोई में रोटी अपनी कहानी कहती है,
अपना घर है, घर की कैसी मुख जुबानी आत्मकथा है कि घर का निर्माण कैसे हुआ है, तो घर अपनी आत्मकथा कैसे कहता है। तो किसी भी वस्तु का हम चुनाव करके उसमें अपनी आत्मकथा रूप में हम कहानी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में तापमान समुद्र के पानी से नियंत्रित होता है और समुद्र का पानी वहाँ के तापमान को न अधिक बढ़ने देता है और न अधिक घटने ही देता है। वहाँ पर हर समय नमी बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर समशीतोष्ण यानी गर्मी सर्दी एक बराबर ही रहती है। चौथा प्रश्न है, पेड़ के भीतर फुहारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में यह होगा कि पेड़ के तने में क्या होता है। वैज्ञानिक रूप में हम अगर देखें तो पेड़ के तने में जाइलम और फ्लोएम नाम की विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाता है। जो ये जाइलम और फ्लोएम नाम की जो कोशिकाएं होती है वो पानी को पत्तियों तक पहुंचाती है। इस तरह से पेड़ में फुहारा न होते हुए भी पानी क्या होता है, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। सबसे पहले जो जड़ होती है वो पानी को अवशोषित करती है और ये जाइलम होता है, ये फ्लोएम होता है, ये धीरे धीरे पेड़ वो पानी को पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाता है। अब जैसे इसमें कहा है कि कोई प्रयोग के द्वारा बताइए। इसमें हम एक प्रयोग करके देखेंगे। जैसे हम एक कांच का बीकर लेंगे और उसमें एक छोटा सा सफ़ेद फूल लगा पौधा रख दें। फिर उसमें क्या होगा कि हम उसमें नीले रंग का सुविधा अनुसार पानी डालेंगे, नीले रंग का पानी डालेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पौधों की जड़ों के माध्यम से जो नीला रंग है वह ऊपर की ओर पौधे में चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें कौन सी क्रिया होती है कि जो जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं कोशिकाएं होती है उसे उस पानी को जड़ से तने तक ले जाने का प्रयास करती है। यह विधि क्या कहलाती है? संवन विधि कहलाती है। फिर सफेद फूल में नीली नीली धारियां उभर आएगी। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है जिससे हमें पता चलता है कि जाइलम और फ्लोएम है वो किस तरह से जड़ों से पानी पत्तियों तक फूलों तक पहुंचाती है। अगला भाग है अनुमान और कल्पना। अपनी कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं से सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति आप भी लोहे अथवा प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यानी ऐसे प्रश्न होते हैं उनसे क्या होता है, अपनी कल्पना का विकास होता है कि कल्पना के आधार पर आप कोई नया टॉपिक दे दिया, नई बात दे दी, उसके आधार पर आप कहानी बनाना सीखते हैं। तो इसमें जैसे हमने लोहे की कहानी लेते हैं कि लोहा खनिज पदार्थों की श्रेणी में आता है। यह भी अन्य खनिज पदार्थों की भांति कच्ची अवस्था में जमीन के अंदर से निकाला जाता है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों के प्रयोग करके तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों और कारखानों में शोधन होने के बाद पक्के रूप में विकसित होता है। फिर मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं का पूरा करता है। जिससे क्या होता है, क्या अन्य लोहे से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गेट, खिड़की, गार्डर और विभिन्न प्रकार के कुर्सी, मेज, टेबल आदि। विभिन्न प्रकार की मशीनें, उनके कलपुर्जे इमारतों में, पुलों में, यातायात साधनों में और बहुत ही उपयोग लिया जाता है। और आज के समय में तो इसकी मांग इस कदर बढ़ गई है, किसी भी कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, लोहे पर ही अधिक विश्वास किया जाता है। तो इस तरह से लोहे की कहानी है। इसी तरह आप प्लास्टिक की कहानी भी लिख सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की कहानी में लिखेंगे कि आज के युग में हमारी उपयोगिता दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्लास्टिक का है और प्लास्टिक हर छोटी से लेकर बड़ी चीजें आज प्लास्टिक में उपलब्ध है। घर से लेकर बाजार तक, यहाँ तक कि यंत्रों के रख रखाव में भी इसका उपयोग किया जाता है और विभिन्न रासायनिक पदार्थों से इसे एक निश्चित तापमान के द्वारा मशीनों से तैयार किया जाता है और फिर उसका मनचाहा रूप उपयोग किया जाता है।
सामान्य रूप से थैली, थैलियों के रूप में प्रचलन अधिक है। घर और ऑफिस के महत्वपूर्ण कागज, सामान आदि के रखने के लिए पाउच बनाए जाते हैं, इसमें रखे जाते हैं। और जिस तरह से ही इनका प्रयोग आराम से हर क्षेत्र में किया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा ये काम में ली जाती है तो क्या होता है, इसको फेंक दें, और फेंक देने के बाद में क्या, ये नष्ट नहीं होती है, न तो ये जलती है न नष्ट होती है। तो हमें ये भी हिदायत होती है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अगर ये नालियों में बहा दी जाती है तो ये क्या होता है, नालियों में पानी को रोक देती है, और ज़मीन में अगर हम दबा देते हैं तो ये गलती सड़ती भी नहीं है। पानी, हवा, सूरज की तपन से इसको कोई डर नहीं है, और यह लाखों वर्षों तक वह पड़ी रहती है, लेकिन यह खराब नहीं होती है, जल्दी इसका नष्ट नहीं होता है। तो थैलियाँ चुगने वाले, थैलियाँ बिनने वाले हैं, वो उसे उठाकर ले जाते हैं, फिर कारखानों में भेज जाते हैं और रिसाइकल हो जाती हैं, और मशीनों में चढ़कर वो अपना नया रूप धारण कर लेती है। इस तरह से प्लास्टिक है वो धीरे धीरे ऐसे अपनी अमिट कहानी सुनाती है। तो इस तरह से आप लोहे की या प्लास्टिक की और अन्य की कहानी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान का सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखें। इससे अगला पाठ है, केवल पढ़ने के लिए हम पृथ्वी की संतान, ये भी पर्यावरण से संबंधित एक पाठ है। इसको पढ़कर हम पर्यावरण संकट के रूप में एक लेख लिखेंगे। पर्यावरण संकट में जैसे हम लेख लिखते हैं कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि-आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चारों ओर से ढका हुआ। और पर्यावरण में मानव, जीव जंतु, नदी, आकाश, पेड़ पौधे, खनिज आदि सभी अपना अपना महत्व रखते हैं। परंतु मनुष्य क्या है, अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रकृति द्वारा जो प्रदान किए गए संसाधन है, साधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। मनुष्य को इन संसाधनों के नष्ट होने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर वह इनकी सुरक्षा के लिए क्यों चिंतित हो। इसलिए आज हमारे सामने पर्यावरण सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। आज विश्व की सभी प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पूर्ण रूप से प्रदूषित है। सारी नदियां प्रदूषित हैं क्योंकि मनुष्य है वो उनके भले के लिए नहीं सोचता है, उनमें कचरा आदि फेंक देता है और उनको प्रदूषित कर रहा है। और नदियों के प्रदूषित होने के साथ साथ जो ओजोन परत है उसमें भी छेद हो गए हैं, जिसके कारण धरती पर सूर्य का ताप बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप क्या हो रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे पृथ्वी पर बसे द्वीप समूहों तथा महाद्वीपीय तटों के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है। यदि ये स्थिति रही तो समुद्र किनारे बसे शहरों का कभी भी विनाश हो सकता है। यह चिंता का ही विषय है। इस स्थिति को समझते हुए समस्त विश्व में जल, वायु तथा ध्वनि को प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पर्यावरण दिवस व पृथ्वी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है पृथ्वी तथा पर्यावरण को बचाना। अतः वर्तमान में इस बात की जरूरत है कि विश्व के सभी देश अपने आपसी मतभेदों को बुलाकर जलवायु परिवर्तन के खतरों एवं महाविनाश से निपटने के लिए एकजुट होकर और अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा पर्यावरण को शुद्ध एवं निर्मल बनाए रखें और पर्यावरण के प्रति चिंतित हो। तो इस तरह से पर्यावरण संकट पर हम एक लेख तैयार करेंगे। अगले भाग में प्रश्न आता है भाषा की बात। तो इसका पहला प्रश्न है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिका अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे अनेक उदाहरण हैं उनको देखेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि पहला है पेट्रोल की, तो पेट्रोल की है संबंध कारक। टंकी में,
टंकी में है अधिकरण कारक। छेद क्या है? कर्ता कारक। जैसे खे है, ख है, लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। ये अकबरी लोटा पाठ से है। तो लाला झाऊलाल है वो है कर्ता, रोब के साथ अधिकरण कारक, मुझसे कर्ता कारक, आज से संबंध कारक। जैसे है एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो इसमें बस है कर्ता कारक, उस पर अधिकरण कारक, हमारा यानी संबंध कारक, कंडक्टर कर्ता कारक। साइकिल वाला पाठ है, उसमें से एक वाक्य है, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो इसमें हम है कर्ता कारक, वर्ष से करण कारक, लड़कियों को कर्म कारक, इसका संबंध कारक, अर्थ कर्म कारक, यह है कर्ता कारक, साइकिल कर्म कारक। अब जैसे इसी पाठ में है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। तो मैं हो गया कर्ता कारक, समुद्र की संबंध कारक, तह में अधिकरण कारक, जंगल कर्म कारक। ये कारक संबंधी प्रश्न है। तो इस तरह से पाठ में हम अनेक ऐसे वाक्य हैं, इनको छांटकर इनमें से हम कारक की पहचान करेंगे। फिर अगला है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ इसमें 2 ही दे रखे हैं, जैसे सांसद यानी कठिनाई में पड़ना, बड़ा कष्ट, वर्णनातीत जिसका वर्णन न किया जा सके। तो इस तरह से हमने कक्षा 8 पाठ 12 पानी की कहानी के अभ्यास प्रश्न किए। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न अभ्यास अच्छी तरह समझ में आए हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई अगर समझ में नहीं आया है, कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी जारी रखिए।